नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति जारी की है। नई आबकारी नीति के तहत अगर आपको अपने घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखनी है तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देने पड़ेंगे। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनाधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति को शराब रखे जाने की जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनाधिकृत शराब या फिर कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नीति के मुताबिक देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बियर और भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5% की बढ़ोतरी की गई है। तो यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है, जिसके तहत अगर आपको अपने घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखनी है तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खबर एटा से है, जहां अस्पताल में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंग अस्पताल में घुसे और उन्होंने स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की है, जिसके बाद से अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला जनपद एटा के कोतवाली नगर आगरा रोड का है, जहां पर बीती रात, आपको बता दें कि गुरुवार रात का यह पूरा मामला है, करीब 11 बजे मेट्रो हॉस्पिटल में घुसकर दबंगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। दबंगों के द्वारा हॉस्पिटल बंद करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जब इसकी सूचना आपातकालीन पुलिस सेवा नंबर 112 को दी गई तो पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही जो बदमाश थे वो मौके से भाग गए थे। जब इस मामले की जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत से ली गई तो उन्होंने बताया कि रात के वक्त जो बदमाश हैं वो हॉस्पिटल में घुसे। 5 लोग गाड़ियों से उतरे थे, जिनमें 2 महिला 3 पुरुष थे और सभी लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिनमें एक घायल था। मरीज का जबरन उपचार कराने का दबाव ये लोग अस्पताल पर बना रहे थे, लेकिन जब अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को ज्यादा चोट लगने के चलते किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की बात कही तो ये लोग जो शराब के नशे में भी थे वो अस्पताल के स्टाफ को धमकाने लगे और गाली गलौज पर उतर आए। वहीं जब एक अस्पताल में काम कर रहे एक शख्स ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो उसके साथ इन बदमाशों ने मारपीट भी की, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंच पाती है। जी, कल रात 11 बजे करीब ये लोग आए, 4-5 लोग थे। तो उन्होंने पेशेंट था उनका, तो उनको चेक कराया तो अंदर ओटी में उसे स्टिचिंग लगनी थी। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अंत कहीं दिखा दो। जी, कौन लोग थे? पता नहीं सर। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, 2 लेडीजें थी। डॉक्टर साहब ने मना किया कि कहीं अंत दिखा दो जाके। तो वो जबरदस्ती कर रहे थे। तो हमने उनको रोक समझाया बुझाया कि अंत कहीं दिखा लो जाके। तो डॉक्टर साहब के चैम्बर में घुस रहे तो हमने मना किया उनसे, इतने पे वो मारने लगे।
अच्छा, आपसे हाथापाई हुई है? हाथापाई हुई जी। कल रात 11 बजे की घटना है। जब मैं घर के लिए निकल रहा था तो एक एक्सयूवी गाड़ी 500 जिसका लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 1222 है, वो आके रुकी हॉस्पिटल के सामने। तो मैं गाड़ी रोकी अपनी, मैंने हो सकता कोई पेशेंट हो। तो उसमें 5 लोग गाड़ी में से उतरे, जिसमें 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे। एक व्यक्ति के सर में चोट लगी हुई थी, तो उसको स्टाफ ने यहाँ बिठालने के बाद में उसको एग्जामिनेशन के लिए अंदर ले गए। जब मैंने जाकर देखा वहाँ पे, तो उसका चोट काफ़ी ज़्यादा थी और सभी लोग दारू पिए हुए थे, इवन मरीज भी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भाई आप इनको या तो सरकारी अस्पताल ले जाइए या किसी और डॉक्टर आगे दिखाइए, मेरे यहाँ इलाज संभव नहीं है। तो वो जिद करके मतलब वहीं अंदर हॉस्पिटल में जिद करने लगे, नहीं आप इलाज करिए। मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना कह के आके अपने चैम्बर में बैठ गया। उसके बाद उसके साथ जो लड़के थे वहीं स्टाफ से बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करते हुए निकल के आए, तो हमारे यहाँ जो हमारा स्टाफ रहता है मुकलेश, उसने रोका कि भाई गाली क्यों कर रहे हो। तो वो तुरंत मेरे चैम्बर की तरफ भागे हैं। जब मेरे अंदर घुसने की कोशिश की तो इन्होंने रोकने पर अंदर घुस के आके फिर उन्होंने हाथापाई मारपीट चालू कर दी, जिससे उसकी चोट भी आई। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां एक गांव में बिजली के 3 खंभे गिर गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी, तो मामले की जानकारी मिलने के बाद भी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे। तो बिजली के 3 खंभे गिरने का मामला सामने आया है। ये घटना पूरनपुर तहसील के गुरा रायपुर गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अज्ञात ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने इन खंभों में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से ये तीनों खंभे जमीन पर गिर गए थे। इस घटना के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने विद्युत विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी, गुहार लगाई कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे और इन खंभों को दुरुस्त करने का काम करें। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग पूरे मामले पर मूक दर्शक बना रहा। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से जो बिजली आपूर्ति है वो भी प्रभावित होती हुई इस गांव में नजर आ रही है। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां महिलाओं के रोजगार के लिए आजीविका परिसर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इन आजीविका परिसर का मकसद महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं करना है, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उनका समुचित विकास हो सके। बिलासपुर के राजस्व विभाग के कमिश्नर संजय अलंग मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने बंधुआ गांव में महिलाओं की आजीविका के लिए संचालित आजीविका परिसर का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर आजीविका परिसर की गतिविधियों और काम को देखकर काफी खुश नजर आए। इस मौके पर उन्होंने आजीविका परिसर को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि जिले में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका परिसर बनाए गए थे। इस पर जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। ये उत्पाद उनके अतिरिक्त आय का साधन बन गए हैं। इस मौके पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न वस्तुओं जैसे चप्पल निर्माण, अगरबत्ती, सिलाई
तो आपको बता दें कि आजीविका परिसर का निर्माण किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। इनके जरिए जो महिलाएं हैं वो आय के दूसरे साधन हैं वो उन्हें मिल रहे हैं, जिसके जरिए आपको बता दें कि महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उनके उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए जिला कलेक्ट्रेट के समीप बिहान बाजार का निर्माण भी किया जा रहा है। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और इसको लेकर के तैयारियां भी परवान चढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि हिसार में रिहर्सल परेड की गई है, जिसके जरिए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के जो प्रशासन है वो चाक चौबंद इंतजाम करता हुआ भी नजर आ रहा है। हिसार में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर महावीर स्टेडियम में रिहर्सल आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी को आयुक्त चंद्रशेखर बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले पीटी और योगासन कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीटी और योगासन कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और स्कूल प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर कार्यक्रमों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार करवाने के निर्देश दिए। रिहर्सल के दौरान हरियाणा पुलिस 3rd बटालियन, महिला पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी के जो छात्र हैं उन्होंने परेड का प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने पीटी का प्रदर्शन किया। सूर्य नमस्कार और योग का प्रदर्शन करने वाले बच्चों ने भी कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभागों से जो भी योजनाएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। इसको लेकर के झांकियां भी निकाली जाएंगी। शाहजहांपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर भी रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए जो भी कार्यक्रम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर होंगे उनको लेकर तैयारियों का जायजा यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रिहर्सल परेड समारोह में सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि होंगे। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन्स प्रांगण में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। इस दिन कोई गड़बड़ी ना हो और सब ठीक रहे, इसलिए जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया है। रविवार सुबह 7 बजे परेड में सभी पुलिसकर्मी और पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल में पहुंचे थे। कार्यक्रम ठीक उसी प्रकार आयोजित किया गया जैसा कि गणतंत्र दिवस के दिन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना होंगे। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। सबसे आगे पुलिसकर्मी पैदल मार्च करते हुए 303 को कंधे पर रखकर चल रहे थे। इनके पीछे बाइक सवार पुलिसकर्मी सीना ताने चल रहे थे। पीछे 4 पहिया वाहनों का झुंड, जिसमें एक पुलिसकर्मी तलवार को कंधे पर रखे हुए था। नजारा एकदम गणतंत्र दिवस की परेड जैसा था। परेड के महिला पुलिसकर्मियों को भी इसमें लगाया गया था। एसपी एस आनंद ने परेड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। परेड के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बेहतर प्रदर्शन कर इसे शान से मनाया जाएगा। पुलिस जनों का उत्साह और उनका समर्पण और उनकी राष्ट्रभक्ति उससे झलकती है। तो पुलिस लाइन में जो परेड होती है 26 जनवरी, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसी क्रम में आज उसका ग्रैंड रिहर्सल था। तो इसमें जवानों द्वारा बहुत अच्छा परेड किया गया है। थोड़ी बहुत जो उसमें सुझाव और संभावनाएं हैं बेहतरी के, वो दिए गए हैं, जिससे जब गणतंत्र दिवस की परेड होगी तो वाकई बहुत शानदार रहेगी। पुलिस जनों का उत्साह और उनके किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान आज पूरे देश में उपेक्षित है। किसानों की हालत दयनीय है।
आंदोलनरत किसानों के साथ, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ सरकार को बातचीत के लिए नहीं बल्कि समय पास करने के लिए बातचीत की जा रही है ताकि किसान थक हार कर वापस लौट जाएं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी का कहना है कि जो किसान कई महीनों से एक छोटे से पौधे को पालने पोसने के लिए खेतों में चक्कर लगाता है, वो आज आंदोलन पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ मजदूर, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी देश में दयनीय हालत में हैं। उन्होंने कहा कि जो वर्ग है, जो किसानों का वर्ग है, वो आज त्रस्त है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि किसान अगर 26 जनवरी को देश के तिरंगे के साथ दिल्ली में परेड करना चाहता है तो सरकार को चाहिए कि वो किसानों को इजाजत दें। पूर्व सांसद ने कहा कि किसानों को भी शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। सरकार को इनके साथ समझौता करना के लिए थोड़ी आती है। सरकार तो इनका सत्य देख करके ये सोच लिया कि ये भाग जाएंगे, लेकिन किसान जो 6 महीने तक एक छोटे से पौधे को परवरिश करने के लिए उसके दिन और रात चक्कर लगाता है, किसान कोई आराम करके जो है कोई अपनी जद्दोजहद के, उसके तन पे कपड़े ही नहीं रहे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज किसानियत, मैंने तो खुद किसानियत की है, जो मल्टी एकड़ वाले लोग हैं उनका तो मुझे कहना नहीं, लेकिन 10-20 एकड़ तक के किसान की हालत ये है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने घर गृहस्थी के लिए अच्छे मकान बना के दे नहीं सकता। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां एक निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना के पीछे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन में हुई लापरवाही को महिला की मौत की वजह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सावित्रीबाई को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया गया तो इस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कोतवाली चौराहे पर शव रखकर जो ग्रामीण थे उन्होंने जो है वहां पर चक्का जाम किया, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती कर दी गई। आपको बता दें कि जो परिजन है वो डॉक्टर हितेश शर्मा को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सीज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हॉस्पिटल में भर्ती सावित्रीबाई की तबीयत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया था। शाम को ऑपरेशन के बाद सावित्रीबाई की तबीयत अचानक खराब होने लगी। परिजनों द्वारा बार बार स्टाफ से गुहार करने के बाद भी अस्पताल स्टाफ ने परिजनों की एक नहीं सुनी और सुबह होते होते सावित्रीबाई की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल के संचालक हितेश शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शव को चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया है। पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने मृतिका का अंतिम संस्कार किया है। पूरे डॉक्टरों की लापरवाही है भैया, इन लोगों ने लापरवाही बरती पूरी। और मेरी मिसेस को बताया नहीं कल के खून की कमी है और इन्हें ऑपरेशन कर दिया। और वो चल बस इनने लापरवाही की देखने 4 बजे से इन्हें बुला रहे थे, नर्सों को कोई देखने तैयार नहीं है। और अब 6 बजे बताया जब खत्म हो गई। आप क्या चाहते हो? अब इन कार्रवाई चाहते हैं पूरे। अमेठी में चोरों के हौसले बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल चोर बुलंद हौसलों के साथ नजर आ रहे हैं। चोरों ने एक दुकान में 50 लाख के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज का है, जहां सदर कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल सुबह होते ही किराने के थोक व्यवसायी कन्हैया लाल गुप्ता जब गौरीगंज शहर के सुल्तानपुर रोड पर स्थित चिकवा मंडी में अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान का जो दरवाजा है उस पर जो ताला लगा हुआ था वो टूटा हुआ था। और जब वो अंदर गए तो देखा कि सैकड़ों बोरी दाल, रिफाइंड तेल, बेसन आदि के साथ साथ करीब 50 लाख का माल गायब था। आनंद फानन में दुकान मालिक कन्हैया लाल गुप्ता ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा और व्यवसायी को एफआईआर कराने के लिए कोतवाली भेज दिया, जिस पर व्यवसायी ने कोतवाली पहुंचकर चोरी से संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर पुलिस को दे दी है। गौरीगंज पुलिस ने व्यवसायी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच
शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदार कन्हैयालाल गुप्ता ने बताया कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी साल 2015 में इस दुकान में चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का वर्कआउट नहीं किया गया और जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगाते ही उसकी फाइल भी बंद कर दी गई। और आज एक बार फिर दोबारा चोरों ने 50 लाख रुपए की चोरी को, 50 लाख रुपए का सामान था, उसकी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी घटना गौरीगंज पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर घटित हुई, जिससे पुलिस महकमे की नींद उड़ गई है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये कोई पहली वारदात नहीं है। सर्दियों के मौसम में चोर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है उन चोरों के सामने बेबस नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि जो भी आरोपी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएं, ताकि जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठने बंद हो सकें। तो अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हम आपको एक दुकान में 50 लाख के सामान की चोरी की वारदात के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा चोरों ने एक रात में 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बीती रात चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। इलेक्ट्रॉनिक और किराने की दुकान को जो है इन चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों के चोरी करने की वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये पूरी घटना जगदीशपुर कोतवाली कस्बे की है। तो अमेठी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जो है चोरी की घटनाओं में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब उम्मीद करेंगे कि जो भी चोर हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, ताकि जो भी सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं वो सवाल उठने बंद हो और लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा जो है वो बना रहे। आपका राज्य आपकी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।